हाय। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट केस देखने वाले हैं जो कि हम लोग के सीरीज का चौथा केस होगा। चंपाकम देवराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच का ये केस है। तो ये केस रिजर्वेशन पे बेस है। तो इस केस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग इस केस में आगे देखेंगे, जैसे आर्टिकल 14 क्या होता है, आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 46 के बारे में हम लोग इस केस में डिटेल में समझेंगे। और ये केस बेसिकली रिजर्वेशन पे बेस है। तो इस केस के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ये केस था क्या और किस तरीके से आगे चला। अब हम लोग समझते हैं चंपाकम देवराजन केस। तो ये केस चंपाकम देवराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जो कि 1951 का केस है और ये केस रिजर्वेशन पे बेस है। तो अब हम लोग देखते हैं इस केस का बैकग्राउंड, ये केस क्या था और किस तरीके से ये केस आगे चला। तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो मद्रास गवर्नमेंट एक आदेश जारी करती है जिसके तहत जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं सारे में वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देती है कम्युनिटीज़ बेस्ड। अब ये कम्युनिटीज़ बेस्ड रिजर्वेशन का मतलब हम लोग समझते हैं, जितने भी सरकारी कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति और धर्म के आधार पर सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा। अब मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मद्रास गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो आर्टिकल 46 होता क्या है, तो आर्टिकल 46 सिंपल बोलता है SC ST या वीकर सेक्शन के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काम करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 46। इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 46 होता क्या है। तो आर्टिकल 46 का सिंपल सा मतलब है वीकर सेक्शन लाइक SC ST के लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड किया जा सके और उसको एजुकेट किया जा सके। ये पहला पॉइंट बोलता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये स्टेट का जिम्मेदारी होगा कि वो सोशल इंजस्टिस से वीकर सेक्शन के लोगों को बचाए और एक्सप्लॉयटेशन से वीकर सेक्शन के लोगों को बचाए। ये आर्टिकल 46 बोलता है। तो आर्टिकल 46 का सिंपल सा मतलब अगर समझे तो SC ST और वीकर सेक्शन के लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड किया जा सके, उसको एजुकेट किया जा सके और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके एक्सप्लॉयटेशन से। ये बोलता है आर्टिकल 46। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी लाती है, स्टेट गवर्नमेंट ये इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाती है। तो समझते हैं चंपाकम देवराजन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। चंपाकम देवराजन एक ब्राह्मण महिला थे जिनको एडमिशन नहीं मिला था मेडिकल कॉलेज में। उनका मार्क्स बहुत अच्छा था, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिला था मेडिकल कॉलेज में। तो उनको मार्क्स नहीं मिलने के पीछे एक रीज़न था रिजर्वेशन कैटेगरी, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जितने भी सीटें थी वो पहले ही भर चुकी थी, जिनके वजह से इनका मार्क्स अच्छा होने के बाद भी इनको क्या नहीं मिला था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। इसी चीज़ को ये चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में और चैलेंज करने के पीछे का ये रीज़न देती है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29(2) का वायलेशन हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29(2) होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 क्या होता है। तो आर्टिकल 14 ये गारंटी देता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ के नज़दीक जितने भी लोग हैं सब इक्वल है, मतलब लॉ के आगे ना तो कोई बड़ा होगा ना तो कोई छोटा होगा, ये पहला बोलता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के नज़दीक मिलना चाहिए, जिसका सिंपल सा मतलब हम लोग समझते हैं एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लोग समझते हैं इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कम्युनिटीज़ बेस पे रिजर्वेशन लाया गया था। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। इसलिए पहला तो क्या था, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। फिर हम लोग देखे थे दूसरा वो क्या चार्ज लगाई थी, आर्टिकल 15 का वायलेशन। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि ये रिजर्वेशन कैसा था, ये कम्युनिटीज़ बेस्ड रिजर्वेशन था, जिसका मतलब रिलीजन के आधार पे और कास्ट के आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो दूसरा चार्ज वो ये लगाई थी कि आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है। और तीसरा वो चार्ज लगाई थी कि आर्टिकल 29(2) का वायलेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है
कि रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पे किसी भी नागरिक को किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड कॉलेज में एडमिशन से रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको अच्छे मार्क्स के बावजूद भी रोका गया था। तो ये तीसरा पॉइंट था कि आर्टिकल 29(2) का भी उनका क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। तो आर्टिकल 29(2) भी समझ गए, जिसका सिंपल सा मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन में सारे सिटीजन्स को। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ये 3 चार्ज लगाई थी कि उनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29(2) का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं ना कि इस केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। ये केस फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का एक इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है। किस तरीके से हम लोग समझते हैं, तो आर्टिकल 46 एक डीपीएसपी है और गवर्नमेंट आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करती है इस केस में। आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने की वजह से चंपाकम देवराजन का फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 वायलेट हो जा रहा था, जिसको चंपाकम देवराजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। तो समझते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है इस केस से रिलेटेड। तो वो कास्ट रिजर्वेशन जो मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि ये जो कास्ट रिजर्वेशन लाया गया था ये जाति और धर्म के आधार पर लाया गया था और इसकी वजह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। इसी की वजह से इसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। ये पहला जजमेंट आता है। और सेकंड जजमेंट क्या आता है कि जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में सुप्रीमेसी हमेशा फंडामेंटल राइट्स का ही होगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था इस केस से रिलेटेड। तो इसका मतलब सिंपल समझते कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये कास्ट रिजर्वेशन लाया गया था, इस कास्ट रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ख़त्म कर देती है। तो इसी की वजह से इम्पैक्ट क्या बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो कास्ट रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देने की वजह से पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसकी तरफ से क्या ऐड किया गया, विच ऐड द आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, जो क्या बोलता है, जो सिंपल ये बोलता है कि बैकवर्ड क्लासेस लाइक SC ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसकी वजह से आया था, तो चंपाकम देवराजन केस की वजह से आया था। और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 है, इसके तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को हमारे संविधान में ऐड किया गया था, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि बैकवर्ड क्लासेस लाइक SC ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट केस था चंपाकम देवराजन। अब हम लोग अगले केस में दूसरे केस को समझेंगे। और इससे एक और चीज़ आया था कि रिजर्वेशन इसी केस से लीगलाइज्ड हो गया था, मतलब इसी अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन हम लोग के इंस्टीट्यूट में, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लीगलाइज हो गया था। तब हम लोग दूसरे केस में समझते हैं आगे।